हेलो क्लास 9th हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा नया चैप्टर है ल्हासा की ओर। ल्हासा है तिब्बत। तिब्बत की राजधानी यानी कि तिब्बत की कैपिटल का नाम ल्हासा है। तो यहाँ जो लेखक है वो ल्हासा की यात्रा पर गया था। और यात्रा से क्या लाभ होता है कि यात्रा से हमारा मनोरंजन होता है। यात्रा भाई तभी तो लोग यात्राएं करते हैं, सफ़र, ट्रैवलिंग, और साथ साथ ज्ञानवर्धन भी होता है। और अज्ञात स्थानों की जानकारी हमें, नए नए प्लेसेस की जानकारी हमें मिलती है। वहाँ का कल्चर, जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ के कल्चर के बारे में पता लगता है। तो एक दूसरे के साथ वहाँ की भाषा का पता लगता है, क्लाइमेट कैसा है, सब कुछ हमें पता लगता है। तो जो लेखक है ये घुमक्कड़ टाइप का है। घुमक्कड़ माने जिसको घूमना फिरना बहुत पसंद है। ठीक है। तो ये अलग अलग देशों की यात्रा करता था, अलग अलग जगहों की यात्रा करता था, और फिर जो यात्रा करता था उसे लिख लेता था, रिटर्न। ठीक है। और एक एक चीज़ की जानकारी देता था, वर्णन, बहुत ही सजीव वर्णन करते थे ये। जो इनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। ये देखो, मैं आपको उनका फ़ोटो दिखाती हूँ, राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन का जन्म वैसे तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, आजमगढ़ में, जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। और इनका ननिहाल था, गांव का नाम पंदहा, अपने ननिहाल में हुआ यानी कि। और इनका जो पैतृक गांव था, पैतृक माने यानी कि इनके पिता का जो गांव था वो था कनैला। और इनका मूल नाम केदार पांडे था। क्या था मूल माने? मीन ओरिजिनल नेम जो था बचपन का, केदार पांडे। बाद में जब ये बड़े हुए तो इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ठीक है। मेन अपना रिलीजन चेंज कर दिया। तो जब रिलीजन चेंज करते हैं तो नाम भी चेंज हो जाता है। तब इनका नाम पड़ा राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन बहुत विद्वान थे, बहुत सी भाषाएं इन्हें आती थी। देखो, राहुल जी, पाली भाषा इन्हें आती थी, प्राकृत इन्हें आती थी, अपभ्रंश भाषा, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। इसलिए उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 यानी कि 1963 में उनका देहांत हो गया। ठीक है। अब इन्होंने जो मेन लिखा है, राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास यानी कि नॉवल लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं, आत्मकथा लिखी है, यात्रावृत्त। यात्रावृत्त माने जैसे यात्रा, ल्हासा की यात्रा का वर्णन इन्होंने किया है, इसे यात्रावृत्त या यात्रावृतांत कहते हैं। ठीक है। जीवनी, जीवनी मीन्स बायोग्राफी, ये भी लिखते थे वो। ठीक है। तो अब जो ये है, ये जो पार्ट का है, पार्ट का इंट्रोडक्शन, तो ये जो पार्ट है राहुल जी को प्रथम, अब यहाँ ये कहाँ गए थे, संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। अब पहली बार जब ये तिब्बत यात्रा पर गए, क्योंकि यात्रा करने का बहुत शौक था, मैंने बताया ना, घूमने का शौक था, घुमक्कड़ थे ये, जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते की थी। नेपाल के रास्ते मतलब नेपाल से होते हुए वो तिब्बत गए थे। तो अब ये 1929-30 की बात है, तो उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो भारतीय लोगों को तिब्बत जाने की परमिशन नहीं थी, अनुमति नहीं थी। ठीक है। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। छद्म माने रूप बदल कर। ठीक है। क्योंकि भारतीयों को वहाँ जाने की परमिशन नहीं थी। तो राहुल सांकृत्यायन को घूमने का शौक था। अब उन्होंने कहा भाई घूमना तो है मुझे, जाना, देखना तो तिब्बत ज़रूर है, पर कैसे जाऊँ? तो उन्होंने भिखारी बन गया खुद, क्योंकि भिखारियों को कहीं भी आने जाने की अनुमति थी, वो तो पैदल ही जाते थे। भिखारी इस कंट्री से उसका बॉर्डर पार कर सकते थे, मतलब भिखारी भीख मांगते हुए। तो ये जो लेखक है भिखारी बन गया और पहुंच गया तिब्बत। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन है पूरे पाठ में। मतलब दुर्गम रास्ते, बहुत ही कठिन रास्ते। ठीक है। और उन्होंने उसका बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। और एक बात और आपको बता दूं कि एक जो लेखक होता है, कोई भी लेखक, वो कई तरीकों से, कई मेथड से अपनी बात पाठकों के आगे रखता है। पाठक किसे कहते हैं? जो पढ़ता है किताब। ठीक है।
तो कभी यात्रा वृत्तांत लिखता है, यात्रा माने यात्राओं का वर्णन, कभी नाटक लिखता है, कभी उपन्यास लिखता है, उपन्यास में नॉवल लिखता है, और कभी कहानी लिखता है, कभी रिपोर्टाज लिखता है। तो यहाँ लेखक ने यात्रा वृत्तांत लिखा है, डायरी लिखता है और उसे पाठकों के आगे रखता है अपनी बात को। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं लेसन। ठीक है, तो ल्हासा की ओर। अब मैंने ये बता दिया कि वो भिखारी बन के गया था, तो अब यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है अपनी यात्रा। कहाँ से उसने स्टार्ट की थी देखो, अब बता रहा है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था सॉरी, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। ठीक है, अब वो स्टार्ट कर रहा है कि जिस रास्ते में गया कह रहा है उस समय तिब्बत, तो वो रास्ता जो था क्या था, व्यापारिक रास्ता था। बिजनेस करने के लिए भी लोग इस कंट्री से उस कंट्री, पहले क्या करते थे लोग, ज़्यादातर पैदल ही यात्राएं करते थे ना, पैदल ही जाते थे। तो कह रहा है तब जो फरी, आज का जो मेन रास्ता है उसका नाम है फरी कलिंगपोंग, तो उसमें वो रास्ता अभी बन ही रहा था, खुला नहीं था। ठीक है, आम लोगों के लिए। तो कह रहा है हमने दूसरा रास्ता चुना। ठीक है, जिस रास्ते हम गए, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहीं से होता था बिजनेस। लोग अपना सामान पीठ पर लाद कर या सिर में लाद कर तिब्बत में बेच आते थे, और तिब्बत के लोग इधर नेपाल में बेच देते थे या भारत में हिंदुस्तान में बेचते थे। ठीक है, तो कह रहा है इसलिए जगह जगह, क्योंकि कोई चोर उचक्का ना चला जाए, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। ठीक है, तो उस रास्ते में कह रहा है जगह जगह फौजी लोगों की चौकियां बनी हुई थी और किले बने हुए थे। किले माने फोर्ट, जैसे रेड फोर्ट है दिल्ली का। ठीक है, तो पहले के जो राजा महाराजा होते थे, अब आज की तरह ऊपर से हवाई जहाज़ से बॉम्ब गिरा दिया, एरोप्लेन से सब मर गए, ऐसे तो होता नहीं था। पहले पहले तो ज़मीन से ज़मीन पर लड़ाइयाँ होती थी। तो लोग क्या करते थे पहले के राजा, अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए लोगों को, अपने राज्य को, तो किले बनाते थे, बड़े बड़े किले माने फोर्ट। वो चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा होता था एक पूरा शहर, किला। ठीक है, उसके अंदर सब लोग रहते थे। जब युद्ध होता था, दूसरे राजा ने जैसे चढ़ाई कर दिया, आक्रमण कर दिया, तो सारे लोग उस किले में बंद हो जाते थे। अब उसका जो मेन गेट होता था वो एक ही होता था, बड़ा भारी लोहे का। अब उसको जब तक बाहर से दुश्मन तोड़ता था वो लोहे का गेट, वो बहुत ही भारी होता था, उसको तोड़ ही नहीं पाते थे पहले तो। हैं, अगर वो तोड़ भी लेता था बड़ी मुश्किल से, तब तक तो अंदर वाले और ऊपर से पत्थर वत्थर और तीर भाले फेंक कर दुश्मन को मार देते थे, आधी सेना को। तो सारे लोग, और बाहर कोई नहीं रहता था, सब किले के अंदर ही घुस जाते थे। और किले के चारों तरफ बहुत ऊंची दीवार होती थी, उसके ऊपर भी सिपाही तैनात रहते थे। तो जैसे ही दुश्मन बाहर से आएगा उसको मार देना है। तो ऐसे किले वहाँ भी बने हुए थे, समझ में आया, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। उस किले में कौन रहती थी, चीनी सेना। पलटन माने सेना। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, बता रहा है। अब वहाँ अब फौज नहीं रहती, क्योंकि वहाँ से वापस चली गई थी उस समय। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। तो दुर्ग माने किला, दुर्ग माने भी किला ही होता है। हाँ, तो जब फौजियों ने वो किला छोड़ दिया था, तो वहाँ पर किसानों ने अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, क्योंकि खुला था, फ्री में जगह मिल गई रहने के लिए, तो किसान वहाँ रहने लगे। ठीक है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। तो जहाँ किसान रहते हैं वहाँ कुछ लोग, आबादी है कहने का मतलब, लोग रह रहे हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त माने त्यागा हुआ, जगह जगह किले बने हुए थे वहाँ। तो कह रहा कोई एक छोड़ा हुआ किला, छूटा हुआ, जहाँ कोई नहीं रहता था। हम वहाँ पर चाय पीने के लिए ठहरे। अब हमने सोचा चलो इस किले में, क्योंकि जगह थी सोने के लिए आराम से। पहले पैदल यात्रियों के लिए जगह जगह लोग धर्मशालाएं बनाते थे, किले बनाते थे, ताकि आने जाने वाले लोग वहाँ आराम कर सकें। जहाँ रात हो गई वहीं पर डेरा जमा लेते थे पैदल जाने वाले। वहीं पर अपना खाना वाना साथ में ले जाते थे, पीठ में लाद कर, चावल दाल चीनी चाय पत्ती सब। और जहाँ पर रात हुई या जहाँ पर थक गए, और एक चादर भी ले जाते थे ओढ़ने के लिए, बेडशीट, उसे वहाँ बिछाया, आराम से सो गए।
और वो वहीं से लकड़ियाँ इधर उधर से ढूंढी, चूल्हा जलाया, चूल्हा भी अपने आप बना लिया, चूल्हा जलाया, खाना वाना बनाया, बस पिकनिक टाइप हो जाता था बिल्कुल। बनाया और वहीं सो गए। फिर आगे सुबह हुई, फिर दूसरे आगे को चल दिए। तो ऐसे ही कह रहा है, हमने भी चाय बनाने के लिए वहाँ पर ठहरे। और वहाँ क्योंकि तिब्बती लोग भी थे, कई लोग वहाँ बसे, किसान कुसून बसे हुए थे ना। तो अब वो कह रहा है, तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। अब वहाँ की बात बता रहा है कि वहाँ कुछ आराम की चीज़ भी है। मतलब लाभ और हानि तो हर जगह होता है ना, कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें हर जगह होती हैं। तो कह रहा है कुछ आराम भी है। आराम क्या क्या है बता रहा है, वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, खोटी जिसे खोटी कहते हैं, में रख के आपको दे देगी। यदि ये बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब वो बता रहा है कि तिब्बत में कुछ चीज़ें तो अच्छी हैं और कुछ चीज़ें बेकार भी हैं। अब अच्छी चीज़ पहले बता रहा है, पहले अच्छी बात बता दे रहा है ना तिब्बत के बारे में। तो कह रहा है वहाँ जो है जाति पाति का कोई सवाल ही नहीं है। मतलब छुआछूत जैसे हमारे इंडिया में है, उसके हाथ का नहीं खाना। अब काम वाली जब घर में आती है तो उसके लिए अलग बर्तन रखते हैं, उसके हाथ का नहीं खाते, उस बर्तन में भी नहीं खाते इवन। ठीक है। पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कह रहा है छुआछूत। ठीक है। और ना ही वहाँ की औरतें पर्दा करती हैं। भाई वहाँ की औरतें पर्दा भी नहीं करती हैं घूंघट, हमारे इंडिया वालों की तरह। हमारे इंडिया में राजस्थान, हरियाणा, यूपी हैं, और मतलब बहुत से लोग पर्दा करते हैं, पर्दे में रहते हैं औरतें। ठीक है। मतलब औरतें औरतें लंबा सा घूंघट निकाल के रखती हैं। पर वहाँ वहाँ की औरतें बिल्कुल भी पर्दा नहीं करती हैं। ठीक है। कहने का मतलब है वहाँ की औरतों को ज़्यादा आज़ादी है हमारे इंडिया के औरतों के बजाय, कंपेयर टू इंडिया की औरतें। ठीक है। तो एक पेपर में आ सकता है कि भारत की महिलाओं में और तिब्बत की महिलाओं में क्या अंतर था। समझ में आया? तो आप अंतर मतलब डिफरेंस क्या था। वहाँ की औरतें साहसी, निडर, किसी अजनबी से नहीं डरती थी, जबकि हमारे भारत की महिलाएं अजनबियों से बातें नहीं करती हैं। और तिब्बत की जो औरतें थी वो किसी को भी अपने घर के अंदर आने देती थी। इसका मतलब है वो डरती नहीं थी, साहसी थी, निडर थी। ठीक है। अजनबी हो चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, वो आपको नहीं जानती है, फिर भी आप उसके घर में जाकर उसको चाय के लिए कह सकते हैं, भाई हमारे लिए चाय बना दो। पर शर्त यह है कि चाय आपको चाय पत्ती और दूध दूध सब देना पड़ेगा, मसाला जो भी आप जैसी जिस रंग की आप चाय बनाते हैं। ठीक है। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू, वो उस घर में जहाँ आप गए हैं, उस घर की बहू या सासू को अपने जेब में से, यानी कि अपनी झोली माने अपने बैग में से, झोली माने बैग, चाय दे सकते हैं। चाय पत्ती देनी पड़ेगी, वो आपको अपने अंदर से किचन से बनाकर ला देगी। ठीक है। और आप चाहो तो किचन में खुद भी जा सकते हो। अगर आपको उस औरत पर शक है कि ये मेरी चाय खुद पी जाएगी और जो आपने दूध दिया है वो दूध ज़्यादा खुद पी लेगी और तुम्हारे लिए थोड़ा सा डालेगी, या अलग अलग तरह की चाय होती है, जैसे हम लेमन टी पीते हैं, कभी काली चाय पीते हैं, कभी मसाले वाली चाय पीते हैं। तो कह रहा है, तो अगर आप मक्खन वाली चाय पी रहे हैं, ठीक है, तो मतलब अलग अलग मक्खन वाली चाय भी होती होगी, तो मक्खन डालकर, तो अगर आपको शक है कि वो मक्खन आपका उड़ा देगी, तो आप खुद जाकर, ठीक है, उसे कहो कि लाओ मैं खुद डालूँगा, तो आप खुद भी डाल सकते हैं। वो आपको क्या दे देगी, मिट्टी के टोटीदार बर्तन, उसे खोटी बोलते हैं, पेपर मार सकता है, खोटी किसे कहते हैं। तो वह चाय चौंगी में कूट कर, मतलब एक इमाम दस्ता टाइप का, उसको कूटेगी मसाले को, और फिर मिट्टी के टोटीदार, जैसे केतली होती है ना हमारी, टोंटी लगी रहती है उस पर, तो ऐसे बर्तन में आपको परोस कर दे देगी।
फिर आप आकर नमक और मक्खन डाल सकते हैं अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आपको जैसी चाय चाहिए आप वो बना के ले आएगी, फिर आप बाद में मसाला डाल लो। ठीक है। थैंक यू चिल्ड्रन। इतना, फिर अगला पेज अगले वीडियो में।